नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास किसकी मौत आई। चलिए चलते हैं कहानी में आगे की ओर। उसी समय घंटी बजी, लिली बाहर चली गई। कुछ क्षण में ही एक दुबला पतला सा लड़का लिली के साथ में अंदर आया। ये केवल आपसे मिलना चाहता है। लड़के के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसकी कमीज और पतलून कई दिनों से धुली न थे। वो लगभग 18 साल का लड़का था। कौन हो तुम? मैंने पूछा। और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? मैम अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं रामदयाल का छोटा भाई हूं सर। रामदयाल? मैं चौंका। क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? रामदयाल मेरा सबसे विश्वास पात्र साथी था। वो कई दिनों से बीमार चल रहा था। लिली के बाद मैं उसी को सबसे अधिक महत्व देता था। वो बहुत बीमार है सर। उन्होंने एक लेटर दिया है। बड़ी ही मुश्किल से लिख पाए थे सर। हालत खराब होती जा रही है। उसने जेब से एक कागज निकालकर मेरी तरफ को बढ़ा दिया। सिर्फ 2 वाक्य लिखे थे, मेरी मदद करो, दवा के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। रामदयाल, ऐसे समय में उसकी मदद करना मेरे लिए सबसे जरूरी काम था, परंतु मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपए पड़े थे और मैं जानता था इस महंगाई के जमाने में 50 रुपए से कुछ होने वाला भी नहीं है। और फिर यह लड़का आशाजनक निगाह से मुझे देख रहा था। रामदयाल कहाँ है? घर पर ही है सर। हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाया? प्राइवेट इलाज करवा रहे थे साहब। एकाएक तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। डॉक्टर का अब तक का बिल भी नहीं दिया। वो कहता है घबराने की बात नहीं, मैं व्यवस्था करता हूँ। लिली दरवाजे के पास ही खड़ी थी। तुम एक छोटा सा काम कर सकती हो? कहिए। उस समय मेरी निगाह अपनी अंगूठी पर थी जो विवाह के समय मिली थी, पर जब कविता नहीं रही तो उस अंगूठी का क्या महत्व। मैंने चुपके से अंगूठी निकालकर एक कागज में लपेटी, फिर पैड पर लिखा। पैड की चिट लिली को दी, साथ में वो पुड़िया भी। जरा रामा ज्वेलर्स तक चली जाओ, ये पत्र और पुड़िया दे देना, और फिर वो जितना कुछ भी रुपया दें वो तुम ले आना। मैं जानता था लिली वो दोनों वस्तुएं नहीं देखेगी। रामा ज्वेलर्स अंगूठी का सही दाम लिली को दे देंगे और लिली को पता भी नहीं चल पाएगा। लिली चली गई, पर जाते जाते उसने मेरी खाली उंगली देख ली थी। तुम बाहर बैठो, मैंने रामदयाल के भाई साहब से कहा। वो बाहरी कमरे में जाकर बैठ गया। जब तक लिली लौट कर नहीं आई, मैं अपनी खाली उंगली को निहारता रहा। लिली ने 400 रुपये मेरे सामने रख दिए। मैंने 200 लिली को दिया। ये उस लड़के को दे दो और उससे कह देना मैं शाम को रामदयाल से मिलने आऊँगा। जी अच्छा, वो कहकर चली गई। लिली के जाने के बाद मैंने वो खाता देखना शुरू किया जो उन लोगों का था जिनका मैं कर्जदार था। मैं वो हिसाब जोड़ने लगा कि कुल मिलाकर मुझे कितना कर्ज देना है। जब मैं हिसाब लगा चुका तो ये रकम 12,000 निकली। इसमें वो बिल भी थे जिनका मैंने भुगतान करना था। 12,000 रुपयों का योग देखते ही मेरे माथे पर पसीना भरभरा आया, क्योंकि इस समय ये रकम मेरे लिए बहुत बड़ी थी। फिर मैं जानता था कि अब मुझे किसी भी सोर्स से क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसी समय लिली ने मुझे डिस्टर्ब किया। वो मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराहट के कारण उसके गालों की लालिमा बढ़ आई थी। आंखों में चमक आ गई थी। उसके हरे हरे नेत्रों में ऐसी लहर थी कि जैसे कोई खुशी का समाचार मिला हो। क्या बात है लिली, तुम काफी खुश नजर आ रही हो। एक ग्राहक आपके द्वार पर आया है। ग्राहक? कैसा ग्राहक? बाहर उसकी शेवलेट कार खड़ी है। वो कोई धनवान है, मूवी स्टार जैसा। वो कहता है सिर्फ प्राइवेट डिटेक्टिव रमेश वर्मा से मिलना है, एक बड़ा काम सौंपना है। 1 लाख से ऊपर का व्यापार बताता है। रियली? विक फॉर चेंजिंग योर लाइफ सर। वो कितना भी जोखिम भरा काम क्यों ना हो, हमें करना होगा। वो कहाँ है? वेटिंग रूम में। उसे फौरन भेजो। और हाँ लिली, रेस्टोरेंट वाले छोकरे को खबर कर दो कि वो जलपान भेजे, फर्स्ट क्लास। और हाँ, ये जरा कागजात उठाओ, जरा वो स्टूल भी ठीक कर दो।
सोफे पर अखबार नहीं होने चाहिए। और लिली, अच्छा तुम वो सब करो, बाकी मैं करता हूँ। मैंने फौरन अस्त व्यस्त मेज ठीक करनी शुरू की। लिली भी फुर्ती के साथ केविन की दुर्व्यवस्था ठीक कर रही थी। हम दोनों इस प्रकार की तैयारी कर रहे थे जैसे अली बाबा का खजाना इस कमरे में दाखिल होने वाला हो। आखिर जब मैंने देखा कि केविन ठीक है तो लिली को जाने का संकेत दिया। सिगरेट की बजाय सिगार जला लिया। 2-3 जासूस यंत्र मेज पर रख दिए। एक फाइल खोल ली और बाईं तरफ रखे फोन का रिसीवर उठा लिया। जब वो केबिन में दाखिल हुआ तो मैं फोन पर मूर्खों की तरह डींगे मार रहा था। 1 मिनट होल्ड करो, मैंने फोन पर कहा। फिर आगंतुक को देखा। तशरीफ रखिए श्रीमान, जरा मैं फोन से निपट लूं, 1 मिनट लगेगा। मैं बहुत व्यस्त होने का अभिनय करता रहा। उसके बाद मैंने रिसीवर क्रेडिल पर रखा, दिमाग पर उंगलियां घुमाई और सिगार का गहरा कश खींचा तो खांसी आ गई। बहुत दिनों से सिगार नहीं पिया था। वो तो ऐसे ही समय के लिए रखे रहते थे। आगंतुक मुस्कुरा रहा था। तो आप मिस्टर भूले वाला हैं? भूले वाला नहीं, बल्ले वाला। ऐसे मिस्टर बल्ले वाला, आपके शरीर की बनावट से लगता है कि आप अच्छे खासे बल्लेबाज हैं। शायद इसलिए आपको बल्ले वाला कहा जाता है। जी नहीं, बल्ले वाला मुझे इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम स्पोर्ट्स का सामान बनाते हैं और हमारे यहाँ के बल्ले दुनिया भर में मशहूर हैं। मसलन हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में जितने भी लोगों ने सेंचुरियाँ बनाई हैं वो हमारे बल्ले से बनी हैं। जैसे फारूक इंजीनियर, गावस्कर, ये सभी हमारी कंपनी के बल्लों से खेलते हैं। तो पटौदी साहब भी इस बार आपके ही बल्ले से खेले होंगे। यही तो मुश्किल है, जब से हम टेस्ट मैचों में हारने लगे हैं मेरी कंपनी के बल्लों की बदनामी होने लगी। बिक्री घटती ही जा रही है। मेरे दादा को लोग चम्मच वाला कहते थे, बाप को फिक्रे वाला। नहीं समझे भाई, मेरे दादा चम्मचों का कारखाना चलाया करते थे और मेरे बाप को दुर्भाग्य से पैरोडियां लिखने का शौक लगा तो फिक्रे वाला कहने लगे। फिर मैं बना बल्ले वाला। वैसे आप इस लंबे पचड़े में ना पड़िए मिस्टर रमेश वर्मा। हाँ, वास्तव में हमें कम समय में उचित बात करनी चाहिए। तो आपके यहाँ कोई डाका पड़ा ब्लैक मनी का, जिसकी रिपोर्ट पुलिस में ना की जा सकती है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तब तो किसी जाली हत्या का मामला होगा। हमारे खानदान में सभी अपनी मौत मरे हैं, तो जरूर कोई ब्लैकमेलर है जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने मेज पर हाथ मारा और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। कोई साला मुझे ब्लैकमेल करके तो देखे, मैं इसकी टांगे ने तोड़ दूं। मैं आश्चर्य से उसे देखने लगा। जब कोई ऐसी बात हुई ही नहीं तो वो एक जासूस के पास क्या लेने आया? अब मैंने यही उचित समझा कि वो खुद ही अपना मकसद बयान करे। तो आप ही बताइए, आप किस मुसीबत में हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? वो गंभीरता के साथ उठा, केबिन के दरवाजे पर पहुंचा। एक बार बाहर झांक कर उसने केबिन का द्वार बंद किया, फिर कुर्सी मेज के समीप खिसका कर बैठ गया। क्या मैं ये विश्वास कर लूं कि इस कमरे में जो बातें होंगी वो तुम तक ही सीमित रहेंगी? ये जासूस का दफ्तर है और आपके सामने इसका डायरेक्टर बैठा है। इस बात से आप निश्चिंत रहिए। तो मिस्टर रमेश वर्मा, मैं जानता हूं इन दिनों तुम किस स्थिति से गुजर रहे हो। तुमसे अधिक बुद्धिमान जासूस इस शहर में क्या देश भर में नहीं हो सकता। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि तुम्हारे पास काम नहीं और तुम कर्जदार हो। तुम ये एजेंसी बंद करने जा रहे हो। बंद तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, लेकिन ऐसे नहीं, शान से एजेंसी बंद करो और किसी बाहरी मुल्क में अपना ये कारोबार जमाओ। और इसकी व्यवस्था मैं कर सकता हूं। मैं आपकी बात नहीं समझा। मैं दंग था कि उसे इतनी जानकारियां कैसे मिल गई। अब वो मुझे रहस्यमय लगने लगा था। मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे सकता हूं, सहसा वो बोला और मेज पर दोनों हाथों की कोहनियां टिकाकर उंगलियां जोड़ ली। अब वो सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। 1 लाख रुपया? लेकिन इतनी बड़ी रकम तुम मुझे क्यों देना चाहते हो? ताकि तुम्हें यह एहसास ना रहे कि तुमने यहां कुछ काम नहीं किया। मैं तुम्हें एक बड़ा काम दूंगा और मैं जानता हूं कि तुम ही उसे सफलतापूर्वक निपटा सकते हो। काम क्या है? मैंने बेचैनी से पूछा। दिमाग से यह तय कर लिया कि चाहे कैसा भी काम क्यों ना हो, मैं करूंगा। मैं हर प्रकार का जोखिम उठाने के लिए तैयार था। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।